नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ब्लड कैंसर से पीड़ित एक 9 वर्षीय बच्चों को बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया। यह सफदरजंग अस्पताल में बच्चे के बोन मैरो प्रत्यारोपण का पहला मामला है। बोन मैरो प्रत्यारोपण के बाद बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। फिलहाल डॉक्टरों ने उसे फॉलोअप में रखा है। सफदरजंग अस्पताल प्रशासन के अनुसार बच्चे को हाजकिन लिम्फोमा की बीमारी थी। बोन मैरो प्रत्यारोपण ही इस बीमारी का स्थायी इलाज है। 2 वर्ष पहले ही सफदरजंग अस्पताल में बोन मैरो प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू की गई थी। अब तक इस अस्पताल में 4 वयस्क मरीजों को बोन मैरो प्रत्यारोपण हो चुका है, लेकिन अब तक इस अस्पताल में बच्चों को बोन मैरो प्रत्यारोपण नहीं हुआ था। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर रतन गुप्ता ने बताया कि बच्चा असम का रहने वाला है। 2 वर्ष पहले उसे यह बीमारी हुई थी। तब सफदरजंग अस्पताल में ही उसका इलाज हुआ था और वह ठीक हो गया था। इसके 1 वर्ष बाद इस बच्चे को दोबारा ही बीमारी हो गई। तब से इसका फॉलोअप चल रहा था। 2 अगस्त को पीडियाट्रिक विभाग के हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत प्रभाकर के नेतृत्व में बच्चों को बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया। इसके बाद कीमोथेरेपी दी गई। बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद 7 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर रतन गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सफदरजंग हॉस्पिटल। सर, एक बच्चे का बोन ट्रांसप्लांट हुआ है और सफदरजंग में ये पहली बार हुआ। क्या नाम था बच्चे का, कहाँ का था, पूरा डिटेल एक बार बता दें। ये बच्चे आसाम से आए हुए थे और हमारे पास लगभग 2 साल पहले आए थे। उस समय में इन्हें हमने पहली बार इनकी डायग्नोसिस बनाई कि इन्हें हाजकिन लिम्फोमा है और उसके बाद सारी ट्रीटमेंट करके इनको लगभग क्योर करके फिर अपने घर चले गए। लेकिन 1 साल बाद फिर यही बच्चा अपना रिलैप्स लेके वही कैंसर दोबारा लेके हमारे पास आए और इस बार हमने उनको फिर से भर्ती किया और इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके इनकी विगत सप्ताह इनका हमने छुट्टी किया है। और सर, कब आए थे और किस तरीके से बच्चे का क्या था और क्या माता पिता का क्या कहना था इतना कुछ होने के बाद? जब शुरू में पहली बार जब बच्चा आया था उस समय बच्चा बहुत बीमार था, उसे इन्फेक्शन थी और उसकी डायग्नोसिस वहाँ नहीं बन पाई थी और वो इलाज के लिए ही दिल्ली आए थे। और जैसा हमेशा होता है, जब माता पिता को ये बताया जाता है कि आपके बच्चे को इस तरह की एक बीमारी है, एक हाजकिन लिम्फोमा है, हम उन्हें काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, तो शुरू में माता पिता को बहुत दुख होता है, डिनायल होता है। लेकिन हमारे पास एक टीम है जो हमें धीरे धीरे माँ पिता को हम लोग समझाते हैं और वैसे माता पिता से वैसे बच्चों से मिलवाते हैं जो हमारे पास बच्चे भर्ती हैं और हम लोग उन्हें कहते हैं कि नाउम्मीद न हो, इसका सफल इलाज है। और भारत सरकार के इस अस्पताल में सारी इलाज की सुविधाएं बच्चों के लिए फ्री हैं, मुफ्त में दी जाती हैं और हम उन्हें रहने का इंतजाम भी यहाँ पर है और उसके अलावा हर तरह की सपोर्ट है। किस तरीके से, कितने डॉक्टर की टीम थी, इसका श्रेय किनको जाता है सर? सबसे पहले जब 2017 में ये जब हमने टीम बनाई उस समय में हमारे एक सहयोगी डॉक्टर अमिताभ थे। उन्होंने ही ये बोला कि सर क्यों नहीं एक अलग से हम डिवीज़न बनाते हैं जिसमें केवल कैंसर के बच्चों को इलाज किया जाएगा। उनकी ये इनिशिएटिव थी कि 14 बिस्तरों का एक हमने बच्चों के कैंसर का डेडिकेटेड यूनिट शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे उसमें सुविधाएं बढ़ती गई और उसके बाद हमने जो है दिल्ली शहर में दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में उन्होंने बदल दिया जहां पर कैंसर के बच्चे पूरे देश से आते हैं और उनकी सारी सुविधाएं, उनकी जांच, उनका इलाज, उनका खाना, उनके लिए हर चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर, इवन CT स्कैन, MRI जितनी भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें एकदम फ्री में भारत सरकार से मिलती हैं। और थोड़े समय के बाद जब माता पिता को ये लगता है कि इतनी अच्छी सुविधाएं हैं तो वो धीरे धीरे सहज सरल हो जाते हैं और इलाज करके माता पिता खुशी खुशी घर चले गए। लेकिन हमारे सहयोगियों ने उनको बताया था कि आपको बार बार हमें जांच के लिए आते रहना पड़ेगा। फिर 1 साल बाद जब बच्चों को खून का बनना कम हो गया, बच्चों को बुखार आने लगा, तो फिर वो यहाँ पर आए। इस समय दोबारा उनकी जब जाँच की गई तो ये देखा गया कि दोबारा फिर से हाजकिन लिम्फोमा रिलैप्स हो गया है और अब इसके बाद इसका इलाज केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही होता है। उससे पहले 2021 में हमारी MS मैडम ने के इंस्पिरेशन से एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बन चुका था और उसमें लगभग 6 वयस्कों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका था। तो हमारे पास एक सुविधाएं थी
लेकिन वो सारी जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुई थी वो सभी वयस्कों की हुई थी। तब हमारे पास एक टीम थी, उस टीम में हमारे 4 सहयोगी थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास प्रशांत प्रभाकर आ गए थे, जिन्होंने कि एम्स से इसी विषय में ही डीएम किया था। और उनके साथ हमारे सहयोगी जो थे, जो पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे, डॉक्टर निधि अग्रवाल थी, डॉक्टर सुमित मेहंदी रत्ता और डॉक्टर संगमित्रा। तो इन चारों की एक टीम बनी। इन चारों ने बहुत अच्छे से एक तालमेल बना के एक टीम वर्क किया। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि एडल्ट हेमेटोलॉजी के लोग भी, सभी लोग, डॉक्टर सुमिता चौधरी, ब्लड बैंक से डॉक्टर रेखा तिर्की और बहुत से हमारे सहयोगी थे, सभी लोगों ने मीटिंग किया और ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं, हमारे पास जब सारी सुविधाएं हैं तो हम इस बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम ही करते हैं। और फिर हमारी एमएस मैडम ने हमें इंस्पायर किया, अब बोला आप जरूर करिए, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी मिलेगी। तो हमने उसके बाद इसको लिया और आज हम बच्चे की बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लिए, बच्चे को डिस्चार्ज कर लिए। मेरा एक अपना ये कहना है कि एक टीम वर्क है, उस टीम में 1 आदमी 2 आदमी नहीं, पूरा अस्पताल शामिल हो जाता है। और जब अस्पताल शामिल हो जाता है और जब हमारी टीम ने ये देखा कि हमारी एमएस मैडम, हमारे डीजी सर, सभी लोग हमें इतना इंस्पायर कर रहे हैं, तो हमारे पास नॉलेज थी, हमारे पास वो टीम था, हमारे पास सारी सुविधाएं थी, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लिया। बच्चे को हमने सफल ढंग से उसको जो डिस्चार्ज कर दिया, बच्चा आसाम पहुंच गया है। बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत प्रभाकर है। मैं यहाँ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं मेनली बच्चों के रिलेटेड कैंसर और उनकी खून की बीमारियों को देखता हूँ। क्या कहेंगे जब 9 साल का बच्चा यहाँ आता है, उसके माता पिता, उम्मीद नहीं था मगर उस उम्मीद को आप लोग वो करके देखा, कितना चैलेंज था? मुझे ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सफदरजंग हॉस्पिटल अब उन चंद हॉस्पिटलों में शुमार हो गया है जो कि बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। क्योंकि प्राइवेट में सुविधाएं तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप कुछ ही हैं जिसमें ये सुविधाएं हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पहला हॉस्पिटल है जहां हमने बच्चों का ट्रांसप्लांट किया। कैंसर का डायग्नोसिस किसी भी माता पिता के लिए बहुत डिवास्टेटिंग डायग्नोसिस होता है। ऊपर से जब बीमारी वापस आ जाए तो वो एक दोहरा धक्का लगता है और वो धक्का और ज़्यादा तेज होता है मेरे हिसाब से। तो इस बच्चे को हमने, जैसे सर ने बताया था कि ऑलरेडी ये ट्रीट हो गया था, दोबारा से फिर से बीमारी वापस आई तो एक धक्का लगा, हमें भी धक्का लगा, क्योंकि उस समय हमारे पास ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं थी। और ऐसे केसेज में जो कि हाई रिस्क रिलैप्स होते हैं, इसमें एक ही मात्र ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन तब धीरे धीरे जब यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने, पूरी टीम ने, हमने बातें करी, हमने सब एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया कि हम पहले पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एचओडी सर सबका, कि हमें बहुत सपोर्ट मिला कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए। फिर प्लान करने के बाद हमने बच्चे का ट्रांसप्लांट प्लान किया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे का हमने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया। शुरू में, क्योंकि ये प्रोसीजर बड़ा ही जटिल होता है, पहले आप स्टेम सेल निकालते हैं, उसको आप प्रिजर्व कर देते हैं, प्रिजर्व करने के बाद बहुत तेज कीमोथेरेपी देना पड़ता है, हाई डोज कीमोथेरेपी, जिसके बाद बच्चे को एडमिट रखना पड़ता है एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट होता है, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा, दूसरी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बहुत रहता है। तो उसके वजह से बच्चे को हमें एडमिट रखना पड़ता है। तो तकरीबन 1 महीने तक बच्चे को हमने एडमिट रखा और 2 तारीख को हमने बच्चे को ट्रांसप्लांट किया। जो स्टेम सेल हमने प्रिजर्व करके रखा था वो बच्चे को हमने चढ़ाया और तकरीबन जब वो इनग्राफ्टमेंट बोलते हैं कि वो बोन मैरो ले लिया बच्चे के शरीर ने, फिर जब इनग्राफ्टमेंट हो गया, इसके बाद बच्चे को हमने सक्सेसफुली डिस्चार्ज किया और तकरीबन बच्चे का स्टे लगभग 1 महीने का रहा और मोर और लेस अनइवेंटफुली ही बच्चे को हमने डिस्चार्ज किया और अभी बच्चा स्वस्थ है। और बाकी लेकिन हम बच्चे को अभी क्लोज फॉलोअप में रखेंगे, अगले 2 से 3 महीने बच्चे हमें दिखाएगा। और जहाँ तक ट्रीट होने के बाद खुशी का सवाल है, तो उनके माता पिता डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। क्योंकि प्राइवेट में अगर आप ये ट्रांसप्लांट कराते हैं बाहर तो 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं, क्योंकि चंद गवर्नमेंट हॉस्पिटल करते हैं तो उनके पास लोड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें वेटिंग टाइम बहुत होता है। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे हो गया जो कि उन्होंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत ही जल्दी एक्सपर्टीट करके हमने उस चीज़ को जब ट्रांसप्लांट कर दिया तो उनके डेफिनेटली खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ना कहते हुए भी उन्होंने पूरे हमारे वार्ड में मिठाइयाँ बांटी उनके घर वालों ने, तो हमें भी काफ़ी खुशी मिलती है अगर हमारे बच्चे ठीक होके जाते हैं। कितने घंटे का ट्रांसप्लांट था ये, और जिस तरीके से डॉक्टर की टीम हो या नर्स हो, ये सब मिल के कितने घंटे तक? ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया एक्चुअली सारी चीज़ों को अगर मिला दें तो पहले हमें स्टेम सेल निकालना होता है, वो अपने आप में करीबन 4 से 5 घंटे का प्रोसीजर होता है, जो कि हमने ब्लड बैंक के हेल्प से
किया, ब्लड बैंक के कंसल्टेंट उनके हेल्प से किया हमने, तो 3-4 घंटे तक हम वो स्टेम सेल निकालते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। इसके बाद बच्चे को एडमिट किया जाता है, और जब बच्चा एडमिट होता है तो हर दिन तेज दवाइयाँ चलती है, करीबन 6 से 7 दिन तक बहुत ही तेज दवाइयाँ कीमोथेरेपी दी जाती हैं, जिसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशन है। उसके लिए बच्चे को हमें एडमिट रखना पड़ता है, और हमारे सारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं रेजिडेंट्स का करना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चे को मॉनिटरिंग किया। तो 4-5 दिन हम तेज दवाइयाँ देते हैं, हाई डोज कीमोथेरेपी, और इसके बाद जब बोन मैरो बिल्कुल एक तरह से खाली हो जाता है कि प्लेटलेट जीरो हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम, सब कुछ कम हो जाता है, इसके बाद उसमें हम स्टेम सेल डालते हैं जो हमने दिया है। वो देने के बाद शरीर में कुछ टाइम लगता है, फिर वो एनग्राफ्ट होता है। तो तकरीबन ये पूरा प्रोसीजर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 महीने का चलता है। और सबसे कठिन ये होता है कि बच्चे को एक ही रूम में रहना होता है, उसके पेरेंट्स जो हैं, एक रिलेटिव उसके एक ही रूम में रहेगा, वो बच्चा बाहर भी नहीं निकल सकता। तो बच्चे का एक साइकोलॉजिकल जो उनकी डिमांड होती है वो भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि किसी बच्चे को 1 महीने एक रूम में बंद कर दो तो ऐसे ही चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो भी हमें देखना पड़ता है, उस चीज़ का भी केयर करना पड़ता है, उनके रिलेटिव का भी देखभाल हमें करनी पड़ती है, क्योंकि 1 महीना तक कोई आसान काम नहीं है एक रूम में रहना, सारी कुछ अरेंज करना। तो उस हिसाब से भी ये थोड़ा जटिल प्रोसीजर होता है। अच्छा सर, जिस तरीके से लोग जो है सफदरजंग उसको बोलते हैं बेकार हॉस्पिटल, मगर इतनी बड़ी काम, क्या मैसेज देंगे आप? मैं बस मैसेज यही देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है ऐसे ही चलता है, बट अगर आप ऐसे देखें तो मेडिकल कॉलेज में हम डॉक्टर हमेशा चाहते हैं कि हमारा एडमिशन सरकारी हॉस्पिटल में हो, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जो एक्सपर्टीज, जो हमें सीनियर्स का गाइडेंस और जो पेशेंट मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते हैं। तो ये कहना कि सफदरजंग बेकार हॉस्पिटल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी चीजें अगर हम यहाँ कर सकते हैं, वो भी विदाउट कॉस्ट, बिना किसी पैसा खर्च के और अनइवेंटफुली हमने कर लिया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लोड है सरकारी में, मैं ये मना नहीं करता, प्राइवेट में लोड कम है, लेकिन वो लोड हम ही देखेंगे, और तो नहीं, हमारी जनता जो है कॉमन जनता है ना। तो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो सेटअप है, उस सेटअप में हम इतना डिलीवर कर पाते हैं, इतने लोड में, इतने बेड के स्कार्सिटी में अगर इतना कुछ हम डिलीवर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम और आगे भी अच्छा करेंगे। तो ये कहना कि कुछ नहीं होता, आपके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, बोलते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो मैं कहूँ उससे अच्छा कि हमने जो कर दिखाया सफदरजंग हॉस्पिटल ने, उन चीज को देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिना किसी पैसे के कर सकता है, तो हम आगे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज है, इंटेंट है, सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हमारे सीनियर्स का सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, और एक्सपर्टीज हमारे रेजिडेंट, बेस्ट रेजिडेंट है, मतलब इंडिया के बेस्ट रेजिडेंट हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, इंटेंट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।